हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज शुक्ला फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? उम्मीद है सारे बच्चे मन लगा करके ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे होंगे और इसी तरीके से आप सब लोग कंटिन्यू अपनी क्लास लेते रहिए। लास्ट टर्म पे बेटा मैंने परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। राइट, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में रदरफोर्ड ने जितनी बातें बताई उस आधार पर ये मान लिया गया कि ठीक है भाई, रदरफोर्ड साहब ने जितनी बातें बताई वो सारी बातें बिल्कुल सही हैं। लेकिन रदरफोर्ड से कुछ क्वेश्चन किए गए, कुछ प्रश्न किए गए। रदरफोर्ड उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए, उन प्रश्नों का जवाब ये नहीं दे पाए। अब वे कौन से प्रश्न थे जिनका ये जवाब नहीं दे पाए और इनका ये मॉडल असफल हो गया, यानी ये मान लिया गया कि ऐसा कोई रदरफोर्ड का मॉडल नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष या रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां। तो आइए जानते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष या कमियां। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में सबसे पहली बार इनका जो ये मॉडल था वो परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। राइट, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब ये क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया, क्या दिक्कतें थी जिस कारण से ये रदरफोर्ड मॉडल को, ये परमाणु के स्थायित्व को, ये जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखिए बेटा, इन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते समय इन इलेक्ट्रॉनों में एक्सेलरेशन भी होता है, त्वरण भी होता है, अभिकेंद्र त्वरण होता है सेंटीमीटर, क्योंकि अगर वृत्तीय कक्षा में घूमेगा तो वृत्तीय कक्षा में घूमते समय किसी भी कण के पास अभिकेंद्र त्वरण होता है, दैट इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। अर्थात जो ये इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर त्वरित वेग से गति करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं। मैक्सवेल ने बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण त्वरित गति करता है, आवेशित कण है, चार्ज पार्टिकल है और त्वरित गति कर रहा है, तो वह निरंतर अपनी ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करेगा, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो अपनी एनर्जी को इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करेगा तो इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल है, ये भी एनर्जी को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा। जब भी बेटा कोई भी कण अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब ऊर्जा कम होती जाएगी तो नाभिक का उस इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप आता जाएगा। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप आता जाएगा उस पे नाभिक द्वारा आकर्षण बल और बढ़ता जाएगा।
और अंत में एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। तो किसी भी परमाणु के अगर समस्त इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएंगे तो नाभिक का जितना धनावेश होता है सभी इलेक्ट्रॉनों पे मिलाकर के उतना ही ऋणावेश होता है। दैट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एटम टू बी इक्वल। परमाणु नष्ट हो जाएगा, नाभिक नष्ट हो जाएगा। और परमाणु अगर नाभिक समाप्त हो गया तो नाभिक ही परमाणु का मूल है, परमाणु भी नष्ट हो जाएगा। जबकि हम जानते हैं कि परमाणु एक स्थायी निकाय है। अगर परमाणु नष्ट हो सकता है तो दुनिया की सब चीजें नष्ट हो सकती हैं। इसलिए परमाणु एक स्थायी निकाय है, एक स्टेबल सिस्टम है जो कभी नष्ट नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इनसे कहा गया रदरफोर्ड से कि सर अगर ऐसा होगा तब तो परमाणु समाप्त हो जाएगा, और परमाणु के समाप्त होने का अभिप्राय होगा कि सब कुछ समाप्त किया जा सकता है। रदरफोर्ड ने कहा कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसका ये जवाब नहीं दे पाए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया। चलिए दूसरा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल रैखिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा। रैखिक स्पेक्ट्रम को नहीं समझा। रदरफोर्ड से कहा गया कि यही बताइए, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करता है, चक्कर लगाता है। परिक्रमण करते समय जब इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या घटेगी, ये नाभिक था और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, घूमेगा। तो देखिए पहले नाभिक से रेडियस ये थी, फिर रेडियस घट के ये हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर ये, और लास्ट में इसमें आगे घट जाएगी। तो जब बेटा कक्षा की त्रिज्या छोटी होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की आवृत्ति बदलने लगेगी। जब कक्षा की त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन के घूमने की फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगेगी, आवृत्ति बदलने लगेगी। लगातार कक्षा की त्रिज्या घटेगी, इसलिए लगातार आवृत्ति परिवर्तित होती जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो एनर्जी का उत्सर्जन करता है इलेक्ट्रॉन, उसमें लगातार कंटिन्यू उत्सर्जन होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा, जब ये उत्सर्जन हो रहा होगा उस समय हम स्पेक्ट्रम अगर प्राप्त करें तो उस स्पेक्ट्रम में हमें लगातार निश्चित आवृत्ति की रेखाएं मिलनी चाहिए। लगातार जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उन रेखाओं की आवृत्तियां बदलती हुई नजर आनी चाहिए, कंटिन्यू चेंज होना चाहिए। एक आवृत्ति की रेखा मिली लगातार, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो सतत मिलेगा। सतत माने होता है लगातार, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा। लेकिन परमाणु से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो सतत नहीं होता है, रैखिक होता है। स्पेक्ट्रम बेटा होते हैं दो प्रकार के मुख्य रूप से, एक होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम और एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होते हैं तीन प्रकार के, एक रैखिक स्पेक्ट्रम, एक सतत स्पेक्ट्रम और एक बैंड स्पेक्ट्रम। तो परमाणु से प्राप्त स्पेक्ट्रम अगर रदरफोर्ड के अनुसार बात करें तो स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, क्योंकि लगातार आवृत्तियों का उत्सर्जन होगा, लगातार आवृत्तियों के प्रकाश का उत्सर्जन होगा। तो लगातार स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। लेकिन परमाणु से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो सतत नहीं होता है, वो रैखिक होता है। अर्थात किसी भी परमाणु से
जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसमें कुछ निश्चित आवृत्ति की ही रेखाएं प्राप्त होती हैं, कुछ निश्चित आवृत्ति की ही रेखाएं प्राप्त होती हैं, जिनको हम लोग कहते हैं रैखिक स्पेक्ट्रम, लीनियर स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड साहब से पूछा गया कि सर ये बताइए कि आपके हिसाब से तो स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए था, लेकिन परमाणु से जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो रैखिक होता है, क्यों? रदरफोर्ड साहब ने कहा कि इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। इस प्रकार से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इन दोनों घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिस वजह से इनका ये मॉडल असफल हो गया, अमान्य घोषित किया गया। बच्चों सबको समझ में आया? तो ये इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया कि किस कारण से इन दोनों घटनाओं की व्याख्या नहीं हो सकती। क्लियर? नोट करो बेटा। अब बच्चों, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के विफल हो जाने के बाद फिर एक नील्स बोहर नाम के साइंटिस्ट आए। नील्स बोहर ने अपना एक परमाणु मॉडल पेश किया जो बड़ा ही कारगर साबित हुआ। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में बोहर का परमाणु मॉडल जो था वो बड़ा ही हेल्पफुल हुआ और काफी चीजों का समाधान हुआ। नील्स बोहर साहब ने रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की इन कमियों को भी दूर किया और इन कमियों को दूर करते हुए उन्होंने अपना एक मॉडल पेश किया। तो आइए जानते हैं बोहर का परमाणु मॉडल। बोहर का परमाणु मॉडल क्या है? बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया, नंबर 1, सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थिर वृत्ताकार कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। यानी स्थिर वृत्ताकार कक्षाओं की जो संकल्पना थी, स्थायी कक्षाओं की जो संकल्पना थी, वो नील्स बोहर की थी। इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर स्थिर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यानी ये नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये फिक्स ऑर्बिट होती है, स्थिर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्लियर? वृत्ताकार कक्षाओं में नहीं, स्थिर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और इन सभी कक्षाओं की त्रिज्या भी निश्चित होती है, रेडियस भी फिक्स होती है। हम इन सभी कक्षाओं की रेडियस निकालने का तरीका भी आपको बताएंगे। ओके। दूसरी बात उन्होंने कही कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सभी कक्षाओं में चक्कर लगाते भी नहीं, सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं। क्लियर? ये केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग, जिनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर या पूर्ण गुणज होता है, परफेक्ट मल्टीपल होता है। केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। अब कोणीय संवेग क्या होता है? क्लास 11 में मैंने आपको पढ़ाया था, कोणीय संवेग होता है J बराबर I ओमेगा। I बराबर होता है
बेटा अगर एक आर से एक आर कट जाए तो जे बराबर आ जाएगा MVR। तो कोणीय संवेग जो होता है उसकी जगह पर हम MVR भी लिख सकते हैं। MVR बराबर NH/2π, जहां N मुख्य क्वांटम संख्या तथा स्मॉल h प्लांक नियतांक है। इसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कंफर्म। और बेटा इनका जो ये दूसरा नंबर का पॉइंट है इसे हम बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटीकरण प्रतिबंध। तो बोहर का क्वांटीकरण प्रतिबंध ही पॉइंट नंबर 2 है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं, उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2π के बराबर या पूर्ण गुणज होता है। क्लियर? पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कहा कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में परिक्रमण करता है तो ना वह किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और ना ही वो किसी प्रकार की ऊर्जा का अवशोषण करता है। अर्थात वो बिना किसी ऊर्जा उत्सर्जन और बिना किसी ऊर्जा अवशोषण के कक्षा में परिक्रमण करता है। क्लियर? नो इमिशन एंड नो एब्जॉर्बेशन ऑफ एनी एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन बाय रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तीसरे नंबर का पॉइंट सबको समझ में आया। अब इसके बाद चौथे नंबर के पॉइंट में उन्होंने कहा कि जिस समय कोई भी इलेक्ट्रॉन कक्षा में परिक्रमण कर रहा होता है, अगर उसको कहीं बाहर से अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाए तो वह उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण करके वो अपने से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और वो जब अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा वहां वह 10⁻⁸ सेकंड तक रुककर पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट आएगा और जिस ऊर्जा को वो उसने एब्जॉर्ब करके ऊपर गया था उसी ऊर्जा को पुनः विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करेगा। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करेगा। राइट? तो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन E1 से कहां चला गया? E2। E1 से कहां चला गया? E2। तो जब वो E2 से पुनः E1 में लौटेगा, बैक करेगा, तो एनर्जी को किसके रूप में उत्सर्जित करेगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मतलब दूसरे शब्दों में फोटॉन। तो डेल्टा E बराबर किसके हो जाएगा? E2 माइनस E1। और डेल्टा E की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं hν, फोटॉन की ऊर्जा, बराबर E2 माइनस E1। तो इससे न्यू बराबर हो जाएगा E2 माइनस E1/h। इससे हम उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं कि किस आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित होगा। यह कहलाता है बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध। बोहर मॉडल का आवृत्ति प्रतिबंध कहलाता है। राइट? तो इस प्रकार से नील्स बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में ये सारी बातें कंफर्म। और इनको बताने के बाद ये भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के लिए एक वरदान साबित हुआ बोहर का परमाणु मॉडल, और काफी सफल मॉडल रहा है। इसमें भी कुछ खामियां और त्रुटियां पाई गई बाद में, जिनको डी ब्रॉगली और सोमरफील्ड नाम के वैज्ञानिकों ने उनमें संशोधन किए और इनका यह परमाणु मॉडल काफी सफल मॉडल है। क्लियर? तो इस प्रकार से बेटा
आज का वीडियो आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसी तरीके से सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और आने वाले वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल।